एग्जैक्टली गर्भ संस्कार क्या होता है, क्योंकि मैंने जब आपसे बात करनी थी ना तो फर्स्ट टाइम मैंने ही सुना है गर्भ संस्कार के बारे में। नहीं, सो गर्भ संस्कार ये टर्मिनोलॉजी नई नहीं है। गर्भ संस्कार यानी उस हर एक गर्भवती माँ का 9 महीने के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट होना, यानी गर्भ संस्कार होता है। हमने इसका रिसर्च चालू किया था 2020 में। तो हमने अनेक देशों में अलग अलग एक्टिविटीज़, इस प्रोसेस को क्या फॉलो की जा रही है उसके बारे में हमने रिसर्च किया था। तब पता चला कि आज इज़राइल में जन्म लेने वाली जो संतान है वो बाय बर्थ ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बनकर बर्थ ले रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हर घर में, हर गर्भवती माँ फॉलो करती है इसे। क्योंकि अभी की जो स्टडी है जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो वर्किंग है, जॉब बाद में कर सकते हैं आप, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन लोग यहाँ पे नहीं सुनते। प्रॉब्लम आने के बाद बेबी ऑटिस्टिक है, फिर माँ जॉब छोड़ रही है, फिर पिता जॉब छोड़ रही है, या फ्रस्ट्रेटेड है, फिर सारा मतलब हॉस्पिटल्स, ये वो, थेरेपी सेंटर्स, हर कोई वहाँ पे भाग रहा है। फिर आपने कहा था म्यूज़िक या मंत्रास, इससे आईक्यू लेवल कैसे बढ़ सकता है? 2-3 चीज़ों के लिए, नॉट ओनली आईक्यू, जैसे कि पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। इतने अच्छी तरह से बेबी के संग कनेक्टेड है। जैसे माँ बोल रही है, 3 महीने का बेबी बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। माँ अगर गौरव बोल के उस बेबी को बोल रही है तो बेबी भी गौरव बोल के वापस रिप्लाई कर रहा है। पिता ओम कह रहे हैं, बेबी भी ओम बोलकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। 3 महीने का बच्चा? 3 महीने का बच्चा। और ऐसा 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों बच्चे में आज वैसे वीडियोस हमारे पास में है जो माँ और पिता ने दिए हुए। आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्योर साइंस है? ऐसा बताया जाता है कि माता और पिता का दोनों का डीएनए मिलकर मात्र 34% उस बेबी के अंदर इम्पैक्ट होता है। रेस्ट 66% एनवायरनमेंट मैटर करता है, उस 9 महीने का एनवायरनमेंट। एक वीडियो है जहाँ पे 7 सेकेंड का वीडियो है, जहाँ पे जैसे कि स्कैनिंग हो रहा है बेबी का, और स्कैनिंग होते समय माँ और पिता के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है। जब माँ और पिता चिल्ला रहे एक दूसरे के ऊपर, तो अंदर का बेबी कैसे जंप कर रहा है, बेबी के ऊपर कितना असर हो रहा है, वो स्कैनिंग के दौरान कैप्चर हो गया है। इंडिया में जब वो बहू प्रेग्नेंट होती है, पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस वक्त उल्टा ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, उनको कुछ टॉन्टिंग किया जाता है, और ये सारी चीज़ों से उनका मानसिक संतुलन और भी बिगड़ जाता है। जब माँ गिव अप की हुई है, माँ रो रही है, माँ स्ट्रेस में है, माँ टेंशन में है, तब क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल जो निर्माण हो रहा है, हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, वो हार्मोन की वजह से बेबी का ग्रोथ रुक रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन कम नहीं है, 146 करोड़ की आबादी है, लेकिन जब हम ओलंपिक्स में जाते हैं तब पता चलता है कि हम कहाँ पे। सो यहाँ पे क्वांटिटी कम नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी की कमी है। डॉक्टर विष्णु माने, वेलकम टू चेंज एंड बियॉन्ड। ये जो शो है इसमें हम बात करते हैं चेंज की, नाम से ही दिख Okay. रहा है। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। हम एक तरफ टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस जा रहे हैं, और उसी तरीके से जो पुरानी चीज़ें थी उस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है। और आज का जो टॉपिक है गर्भ संस्कार, उसके आप एक्सपर्ट हैं। तो पहले आप मुझे वहाँ से शुरू कीजिए कि एग्जैक्टली गर्भ संस्कार क्या होता है, क्योंकि मैंने जब आपसे बात करनी थी ना तो फर्स्ट टाइम मैंने ही सुना है गर्भ संस्कार के बारे में। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जैसे अपने नाम में लिखा हुआ है, तो चेंज जो है वो ज़रूरी है, और जो बदलाव हो रहा है वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। देयर आर सम पीपल इन सोसाइटी जो बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे कुछ नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ से छूट रही है। सो सम पीपल दे होल्ड एंड दे ट्राई टू अगेन सर्व टू द सोसाइटी। सो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। अभी आता है सवाल के ऊपर कि गर्भ संस्कार। सो गर्भ संस्कार ये टर्मिनोलॉजी नई नहीं है, इसके पीछे मतलब वेदों में इसका जिक्र किया हुआ है, और ये बहुत पुराना, जैसे महाभारत में हमने अभिमन्यु के जन्म के बारे में सुना हुआ है कि गर्भ में ही कैसे उन्होंने कुछ चीज़ों को सीखा और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सिमिलर वे ये बहुत पुराना साइंस है मैं कहूँगा। और टेक्निकली या साइंटिफिकली अगर अभी एक्सप्लेन करना है कि गर्भ संस्कार एग्जैक्टली है क्या, तो गर्भ संस्कार यानी कोई धार्मिक विधि नहीं है,
बहुत बार इस वर्ड को सुनने के बाद लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में बताई गई ये कोई विधि है जो प्रेग्नेंट माँओं ने फॉलो करनी है, बट वैसा नहीं है। गर्भ संस्कार ये साइंटिफिक टर्म है जिसको फॉलो करके हर गर्भवती स्त्री, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो अपने कोख में जब बेबी ग्रो हो रहा है, ग्रो होते हुए उस प्रोसेस के दौरान, उस 9 महीने के दौरान बेबी के अंदर उसके बाई बर्थ क्वालिटीज़ को बूस्ट करने के लिए, बाई बर्थ क्वालिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो गतिविधियाँ करती है, जो प्रोसेस फॉलो करती है, उसी प्रोसेस को गर्भ संस्कार कहा जाता है। टेक्निकली मैं जब इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो गर्भ संस्कार मेरे मायने में क्या है? गर्भ संस्कार यानी कोई धार्मिक विधि नहीं है। गर्भ संस्कार यानी उस हर एक गर्भवती माँ का 9 महीने के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट होना, यानी गर्भ संस्कार होता है। इन सारे शब्दों को अगर हम देखेंगे तो ये मोर टुवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ दैट प्रेग्नेंट विमेन, उस गर्भवती माँ की साइकोलॉजी की हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे फिजिकली, फिजियोलॉजी में वो सीड जो पिता से स्त्री गर्भ में आया हुआ है, वो माँ के प्लासेंटा के संग अटैच होने के बाद फिजिकली वो ग्रो हो रहा है, बट फिजिकली ग्रो सिर्फ नहीं हो रहा है, बल्कि फिजिकल के संग उनका अंदरूनी पूरा व्यक्तिमत्व निर्माण हो रहा है, उनका स्वभाव निर्माण हो रहा है। जो EQ, IQ, AQ, CQ जो क्वेश्चंस हम कहते हैं, उनकी बाई बर्थ ग्रास्पिंग कैपेसिटी हम कहते हैं, ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो गर्भ के अंदर ही उस बेबी के अंदर डेवलप हो रही है। सो मैं हमेशा यहाँ पे एक बात करते आया हूँ कि जन्म के बाद का जो व्यक्तिमत्व है वो जन्म के पहले के 9 महीने के ऊपर निर्भर करता है। माँ के कोख में जब वो बेबी है, उस वक्त उस बेबी को जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है, जो जिस तरह से जो एक्टिविटीज़ करके माँ के भावनाओं के माध्यम से, माँ के साइकोलॉजी के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चा जन्म के बाद जीवन में कितनी ऊंचाइयों को हासिल करेगा। सो जन्म के बाद की सफलता जन्म के पहले के इस 9 महीने के ऊपर निर्भर करती है। सो ये इन शॉर्ट इस पूरे प्रोसेस को गर्भ संस्कार के नाम से इंडिया में जाना जाता है। बाकी जगहों पे या वेस्टर्न कल्चर्स में इसको प्रीनेटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहा जाता है। सो इसको गर्भ संस्कार कह सकते हैं या प्रीनेटल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं या गर्भ शिक्षा कह सकते हैं। आप किसी भी नाम से इसे संबोध दीजिए, लेकिन प्रोसेस एक ही है। हुँ। फिर भी हम एआई के एरा में हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में लोग इतनी बातें कर रहे हैं। उसमें आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्योर साइंस है? यहाँ पे साइंटिफिकली अगर बताना है तो इसके पहले माना जाता था कि अगर माता पिता होशियार है, ब्रिलियंट है, तो बेबी भी ब्रिलियंट ही होने वाला है। तो ये अभी डिनाई किया गया है। मेडिकल साइंस में ये ऐसा बताया जाता है कि डीएनए जो है, मात्र माता और पिता का दोनों का डीएनए मिलकर मात्र 34% उस बेबी के अंदर इम्पैक्ट होता है। रेस्ट 66% एनवायरनमेंट मैटर करता है, उस 9 महीने का एनवायरनमेंट। सो 9 महीने जिस तरह से एनवायरनमेंट दिया जाएगा माँ को, और माँ की वजह से उस गर्भ के अंदर स्थित बेबी है, उस बेबी को वैसा ही वो बेबी बनने वाला है। जी। हम एपिजेनेटिक्स की बात करें क्योंकि इस पर काफ़ी स्टडी हो रही यस। है, तो इसको आप कैसे रिलेट करोगे? अभी मॉडर्न साइंस के दौरान जैसे सेल बायोलॉजी में बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर किया गया है, और ये रिसर्च वही बताता है कि एपिजेनेटिक्स यानी माता और पिता का जो डीएनए है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस किए जा रहे, मतलब डीएनए में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट जैसा प्रदान करेंगे वैसा डीएनए, मतलब कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। पहले के ज़माने में जो सीड्स ग्रो होते थे, मतलब जो भी फसल प्राप्त होती थी वो लिमिटेड प्राप्त होती थी, तो वो उनके सीड्स के जो डीएनए हैं उसके अंदर जो बदलाव लाए गए, एनवायरनमेंट चेंज किया गया, और उस वजह से अभी क्या हुआ कि वो फसल ज़्यादा मिल रही है। सो वो जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे सीड्स के अंदर उनके डीएनए में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स बेबी के अंदर भी होते हैं, और उस बेसिस पे बेबी का जो जन्म के बाद का जो ग्रोथ है या जो भी चेंजेस है, वो चेंजेस जन्म के पहले ही उस एनवायरनमेंट में किए जा रहे हैं। अभी स्टेम सेल्स थेरेपी हम जानते हैं। स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स वो पहली सेल्स है जहाँ से उस बेबी के ऑर्गन्स और सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। सो
ये सेल्स जो है वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली बॉडी इज़ द बंडल ऑफ सेल। बॉडी क्या है? तो मांसपेशियों का समूह है। तो स्त्रीगर्भ के अंदर जो पिता से बीज आया हुआ है, वो बीज कैसे ग्रो हो रहा है? माँ खुद तो ग्रो नहीं कर रही है। माँ का जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, जिसको हम ओएस कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका, माँ खुद इंस्ट्रक्शंस देकर वो बेबी ग्रो नहीं हो रहा है। वो अपने आप जो माँ का ऑटोनॉमस सिस्टम है, ओएस जो है, उसके मुताबिक स्त्री गर्भ के अंदर वो बेबी अपने आप ग्रो हो रहा है। आप कुछ करेंगे तो उस ग्रोथ में हम और बेहतरता ला सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो भी वो बेबी ग्रो होने ही वाला है। लेकिन वो ग्रो होते वक्त माँ जानबूझकर अगर अपने कॉन्शियस माइंड को वहाँ पे इन्वॉल्व करती है, सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे इन्वॉल्व करती है और फोकस करती है, तो वहाँ पे वो बदलाव प्राप्त होते हैं। जैसे हम्म, ब्रेन, कोई भी संतान जो जन्म ले रही है, वो विश्व में सबसे बेहतर कब बन सकती है? जब उसका ब्रेन बेहतर है। जी। तो ये ब्रेन जो है, बेबी का ब्रेन कहाँ पे निर्माण हो रहा है? अगर हर माता पिता को हम जब प्रश्न पूछते हैं कि आपको संतान कैसी चाहिए, हर माँ पिता एक्सप्लेन करते हैं कि हमें स्मार्ट, होशियार, ब्रिलियंट संतान चाहिए। सो अभी वो होशियार, ब्रिलियंट कैसे बनने वाली है? तो इंसान के शरीर में सबसे अधिक अलग क्या है? तो वो ब्रेन है। ब्रेन की वजह से इंसान आज अलग बना हुआ है। तो वो ब्रेन कहाँ पे बन रहा है? तो 80% ब्रेन, साइंस बताता है कि, मेडिकल साइंस बताता है कि 80% ब्रेन गर्भ के अंदर ही बन रहा है। सो आपके बेबी का ब्रेन बनते समय अगर उस माँ ने, उस पिता ने उसके ऊपर फोकस किया, तो डेफिनेटली वो ब्रेन बेहतर बन सकता है। और ब्रेन बेहतर बन सकता है यानी आपकी संतान बेहतर बनने वाली है। सो ये बनते समय जिस तरह से आपका फोकस, आपका बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी, आपका खान-पान रहेगा, वैसा ही वो संतान के ऊपर असर करेगा। सो आप आउटपुट अगर बेहतर चाहते हैं, तो आपका इनपुट जो है, आप जो देंगे उस माँ को, वो भी उतना ही बेहतर होना चाहिए। ये सिंपल है, सिंपल साइंस है। सो ये मैं नेचर का साइकिल बताकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह से ये हो रहा है और गर्भ के अंदर भी यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। सो आप संतान बेहतर चाहते हैं तो एनवायरनमेंट और ये 9 महीने आपको बेहतर बनाने होंगे। ओके। जैसे गर्भ संस्कार है ना, वैसे योगा भी लोग पहले डिनाई करते थे, या क्योंकि मैंने वो टाइम यूएस में देखा है। और इवन इंडिया में, यूएस में तो फिर भी ज़्यादा जागृति है, इंडिया में तो और भी योगा के लिए लोग कहते थे क्या मतलब बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज होती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जिम की तरफ, वेस्टर्न उसकी कल्चर्स। तरफ हाँ ज़्यादा लोगों का था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि योगा इज़ द बेस्ट बेस्ट। थिंग। या एंड यूएस के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे प्री नेटल योगा इज़ मस्ट फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। इंडिया में नहीं है। तो योगा के लिए जितना लोग जानने लगे हैं, अभी गर्भ संस्कार उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। एग्री। क्या रीज़न है उसका? सी, योगा में जैसे बाबा रामदेव जी ने रिवॉल्यूशन लाया, इंडिया में मतलब योगा दिन सेलिब्रेट करना शुरू किया। हमारे मतलब जो सीनियर मैनेजमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है, उन्होंने योगा को प्रमोट किया। तो योगा का अवेयरनेस अभी ओवरऑल एंटायर वर्ल्ड में वो हो चुका है। सो वैसे इस गर्भ संस्कार की विधि को अभी तक उतना उस मायने से देखा नहीं जा रहा है हमारी ओर से। मतलब जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे इसका अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे। सो जैसे कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली इसको बूस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। और हर जगह पे, जैसे अभी 6 फरवरी का एक आर्टिकल था, एमपी में यादव साहब जो है सीएम है, उन्होंने इस गर्भ संस्कार की गतिविधियों को, इस प्रोसेस को वहाँ पे कंपल्शन किया हुआ है, या उसके बारे में जीआर निकाल कर एक अभी उस प्रोसेस को इम्प्लांट किया गया है सारे हम्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। वहाँ पे okay। अलग कक्ष बनाने की उन्होंने मतलब घोषणा की है। और वहाँ जाके हर माँ को वो, मतलब जैसे कि अभी इंडिया में, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया में क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलती है तो हमारी गर्भवती माताएं क्या फॉलो करती है, तो पहला उनका अगर चेंज होता है तो वो क्या चेंज होता है, तो डाइट। सो घर का खाना शुरू हो जाता है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स शुरू हो जाते हैं, हम्म, जो कि माँ और बेबी के फिजिकल ग्रोथ को सपोर्टिव है। देन सेकेंड एक्टिविटी क्या होता है, सेकेंड एक्टिविटी होता है माँ एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, वॉकिंग करती है। अभी वॉकिंग, योगा या एक्सरसाइज क्या हेल्प करता है, तो माँ को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं,
एज वेल एज जब माँ योगा एक्सरसाइज वॉकिंग करते हैं तो क्या होता है कि बेबी जब यूट्रस में ग्रो हो रहा है तो उस बेबी के फिजिकल ग्रोथ को अकोमोडेट करने के लिए, वो फिजिकल ग्रोथ के लिए वहाँ पे स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो स्पेस क्रिएट होने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। थर्ड थिंग माँ क्या करती है, डॉक्टरों के पास में जाते हैं, कुछ चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर उन माँ के शरीर में जिस किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको आइडेंटिफाई करके वो देने का कोशिश करते हैं। जैसे फॉलिक एसिड्स है या जो भी सप्लीमेंट्स है, वो सपोर्टिव सप्लीमेंट जो कि माँ के फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेबी के फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड फोर्थ थिंग जो फॉलो किया जाता है दैट इज़ कि जहाँ पे रेगुलर स्कैनिंग करवाते हैं और स्कैन करके बेबी के फिजिकल डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है। हम्म। सो गवर्नमेंट भी इसके लिए सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यह सारी चीज़ें है आजकल, वो फॉलो करवाया जाता है। गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, हर जगह पे इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि हम सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बेबी सिर्फ शरीर से जन्म ले रहा है? नहीं, बेबी आते वक्त सिर्फ शरीर लेकर नहीं आ रहा है बल्कि अनेक चीज़ें लेकर आ रहा है। जैसे कि अंदरूनी स्वभाव, अंदरूनी वो सॉफ्टवेयर जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जेनेटिकली माँ और पिता के माध्यम से उस बेबी के अंदर आने वाला है, वो आ रहा है। बेबी का EQ, IQ, AQ, CQ, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रास्पिंग कैपेसिटीज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अंदरूनी चीज़ें बेबी के संग आ रही है। इन शॉर्ट हम कहेंगे सॉफ्टवेयर अंदर का बनकर बेबी के साथ में ही आ रहा है। तो क्या हम उस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट या कोई चीज़ें, कुछ प्रमोशंस या सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो गर्भ संस्कार क्या है कि वो अंदरूनी सॉफ्टवेयर जो है, हम मन जिसे कहते हैं, वो स्ट्रांग बने, वो बेहतर बने। तो उसके लिए ये गर्भ संस्कार की गतिविधियाँ उस मन को, उस अंदरूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ये दो पैरेलल पार्ट है, एक फिजिकल बॉडी एज वेल एज इंटरनल बॉडी, जो सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फॉर्म में आ रहा है बेबी के संग। सो कोई भी बेबी, यहाँ पे मैं हमेशा बताते आया हूँ कि कोई भी बेबी जन्म के साथ में ज्ञान लेकर नहीं आ रहा है। वो क्या ले रहा है? ज्ञान लेने की उन कैपेसिटी को लेकर आ रहा है, ज्ञान लेने की उन इंद्रियों को लेकर आ रहा है, ज्ञान प्रोसेस करने के उस इंद्रियों को, प्रोसेसर को लेकर आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें बेबी के संग उस 9 महीने स्त्री गर्भ के अंदर ही निर्माण हो रही है। और इसीलिए जैसे हम फिजिकल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी हमें कुछ सपोर्ट करना होगा। और उसके ऊपर जब हम फोकस करेंगे, उसके ऊपर हम जब काम करेंगे, तो जन्म ली हुई हर एक संतान इंटेलेक्चुअली डिफरेंट रहेगी। और जब इंटेलेक्चुअली बेबीज डिफरेंट रहेंगे, तभी शायद भारत का भविष्य बदलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज इंडिया का पॉपुलेशन कम नहीं है, 146 करोड़ की आबादी है, लेकिन जब हम ओलंपिक्स में जाते हैं तब पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। सो यहाँ पे क्वांटिटी कम नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी की कमी है। सो क्वालिटी कौन सी? मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए सिर्फ हम सपोर्ट करें, इसलिए फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ चुका है, बट मेंटली जो, इंटेलेक्चुअली जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर अभी हमारा फोकस है नहीं है। और वो फोकस जब तक हम नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ कॉन्शियसली हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ बेहतर हमें प्राप्त नहीं होगा। ओके, आप अगर डिफाइन करो या एग्जैक्टली एक्सप्लेन करके बताओ कि गर्भ संस्कार में आप क्या करते हो? मतलब आपने 9 महीना बताया, या तो पूरे 9 महीने इन्वॉल्वमेंट रहता है? यस, तो कैसे होता है ये प्रोसेस? यस, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे होता है? बेसिकली जब आपको पता चलता है, स्त्री या उस कपल को पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलती है। अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही माँ और पिता ने कॉन्शियसली इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। इंडिया में अगर हम बात कहेंगे तो इंडिया में क्या होता है कि एक बार प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिली तो वो सारी जिम्मेदारी माँ की है, पिता का रोल कुछ है नहीं है। बट ऐसा नहीं है, पिता का, इन लॉज का, इवन सोसाइटी का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है। वो रोल क्या है मैं बताता हूँ। और वो रोल यहाँ पे हम करवा के लेते हैं। हमारे यहाँ पे जब माएँ आती है, पहली बात तो हम क्या करते हैं, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। सो अवेयरनेस प्रोग्राम में जब लोग आते हैं तो उनको वो क्लैरिटी मिलती है।
बिकॉज़ जैसे आपने अभी कहा कि मुझे तो ये पता नहीं था गर्भ संस्कार का जी। टर्मिनोलॉजी क्या है। हुँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि 9 महीनों का इम्पोर्टेंस क्या है। नेचर ने क्यों ये 9 महीने उस माँ को दिए हुए हैं। तो जब उसका अवेयरनेस पता चलता है तो माँ फर्स्ट माँ और पिता दोनों एग्री होते हैं कि हमें यहाँ पे समय इन्वेस्ट करना होगा। एंड वंस दे एग्री देन करना क्या है, कौन सी चीज़ें माँ ने करनी चाहिए। जैसे ब्रेन अभी 9 महीने के दौरान बन रहा है, 13 to 21 वीक के दौरान ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सो हर मंथ अलग अलग ऑर्गन की डेवलपमेंट हो रही है। सो उसका ज्ञान देने के बाद में फिर उस 9 महीने के जर्नी में माँ अपने आप को हैप्पी कैसे रख पाए। जैसे पहले 3 महीने होते हैं जहाँ पे माँ को बहुत ज़्यादा नोशिएटिंग फीलिंग हो रहा है, बहुत हुँ। स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशंस बीमारी जैसे जैसा लगता है। बीमारी जैसा फील हो रहा है। तो उस वक्त उस पिता ने वैसे कैसे केयर करना है, माँ ने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। मेजरली क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सफ़रिंग होता है, मूड स्विंग्स होता है, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। और अगर ये बढ़ेंगी तो उसका गलत इम्पैक्ट उस माँ के शरीर के अंदर जो शरीर बन रहा है बेबी का, उसके ऊपर भी होने वाला है। तो वहाँ पे उस मंथ वाइज, पर्टिकुलरली जो प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है उस मंथ वाइज हमने कुछ एक्टिविटीज़ का डिज़ाइनिंग किया हुआ है। मान लो ओके। आपका सेकेंड मंथ है, तो सेकेंड मंथ जहाँ पे बेबी माँ के प्लासेंटा के संग अटैच हो रहा है, नॉर्मली फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है कि रिस्क होता है कि जहाँ पे शायद बेबी माँ के प्लासेंटा से डिटैच होगा और अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस के लिए मतलब जैसे इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ ना हो, इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए माँ ने वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। मेंटली माँ बेबी से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे माँ का खान-पान, माँ का एक्सरसाइज़, माँ का रेस्ट, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो मेंटली स्टेबिलिटी लाने के लिए, मन से वो स्टेबल माँ होने के लिए कुछ ट्रांस जैसे मेडिटेटिव कुछ सजेशंस हम देते हैं। और उस ट्रांस के दौरान उस सजेशंस में, पॉजिटिव सजेशंस में माँ एक मतलब ब्रेन फ्रीक्वेंसी लेवल पे थीटा या अल्फ़ा लेवल पे जाती है और उस लेवल पे उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीस मिलता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए मदद हो जाती है। तो ऐसे अलग-अलग मंथ में अलग-अलग एक्टिविटीज़ को हमने प्लान किया हुआ है, जो माँ घर बैठे-बैठे, अभी डिजिटल युग है, प्रेग्नेंट माँओं को बहुत बार लगता है कि सर हमें ऑफ़लाइन पे हम कर सकते हैं क्या? तो ऑफ़लाइन नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर माँ घर बैठे-बैठे अपने समय से ये 90 मिनट की एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकती है। सुबह उठने के बाद में जैसे मॉर्निंग में कुछ अफ़र्मेशन जैसे टेक्निक होता है, तो अफ़र्मेशंस कुछ फ़ॉलो कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफ़ास्ट के बाद में 10-15 मिनट विजुअलाइज़ेशन जैसी कुछ टेक्निक्स है, जिसको फ़ॉलो करके मतलब बेबी के उस ग्रोथ को, फिज़िकल ग्रोथ को माँ अपने बंद आँखों के सामने विजुअलाइज़ करके अपने आप को हैप्पी और बेबी को भी वो हैप्पीनेस दे सकती है। देन कुछ म्यूज़िक्स होते हैं, जो म्यूज़िक्स ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ रिड्यूस करने के लिए पीस और स्टेबिलिटी माँ और माँ के संग बेबी को प्रदान करने के लिए मदद होती है, तो वो कुछ म्यूज़िक सुन सकती है। देन उसके बाद में कुछ अ, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन को सपोर्टिव एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कुछ त्राटक ही बताया गया है, वो त्राटक जैसी गतिविधि कर सकती है, जिससे फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद हो जाता है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छी डेवलप होने में मदद हो जाती है। उसके बाद में जैसे ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ है, ब्रेन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है। 80% ब्रेन जहाँ पे निर्माण हो रहा है 9 महीने के दौरान, उस वक्त माँ अगर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो क्रिएटिव ब्रेन यानी राइट ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद हो सकती है या हो जाती है। लेफ्ट ब्रेन जब डेवलप हो रहा है, लॉजिकल ब्रेन है, तो लॉजिकल एक्टिविटीज़ में माँ अगर इन्वॉल्व होती है तो उसका लेफ्ट ब्रेन के ऊपर अच्छा असर हो जाता है। या ब्रेन जिम जैसी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस है, न्यूरल पाथ है, वो न्यूरल पाथ अच्छे बनने में मदद हो जाती है, यानी प्रोसेसर फास्ट होने में मदद बन जाती है। सो ऐसी अनेक एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ में माँ जब इन्वॉल्व हो जाती है, दो चीज़ें हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट हो गई यानी माँ का फोकस बेबी के ऊपर हो गया, पूरा फोकस। आजकल क्या होता है, मैं जब वर्कशॉप्स करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, तब माँओं को पता ही नहीं होता है, क्योंकि आज स्त्री जो है, माँ जो है, हर क्षेत्र में आगे है। सो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है,
हस्बैंड की जिम्मेदारी है, इन लॉज की जिम्मेदारी है, ऑफिस की जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। इन सारी जिम्मेदारियों में उलझी हुई है वो, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब इन सारी जिम्मेदारियों को संभाल रही है। और इन सारी जिम्मेदारियों को संभालते वक्त माँ और एक जिम्मेदारी जो निसर्ग ने उनको दी है वो भूल रही है, वो 9 महीने की जिम्मेदारी, डिज़ाइनर की जिम्मेदारी। बिकॉज सी, पिता का रोल यहाँ पे बहुत कम है। पिता सिर्फ बीज देने का कार्य कर रहा है, जो डायरेक्ट रोल है पिता का। लेकिन माँ क्या कर रही है, उस बीज को स्वभाव स्वरूप संस्कार और कैपेसिटी का ये वरदान दे रही है, जो जीवन भर उस बेबी के संग रहने वाला है, जीवन भर उस बेबी को प्राप्त होने वाला है, जिसके बेसिस पे जन्म के बाद का भविष्य बेबी बनाने वाला है। सो ये सारा कौन दे रहा है? माँ दे रही है। सो ये देते समय माँ यहाँ पे अवेयर ही नहीं है कि यहाँ पे मुझे जागरूकता से फोकस होना है। सो कई बार माँ कहती कि हमें तो पता ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक ये सारी चीज़ों में हम तो कई बार भूल चुके हैं कि आज मेरी कोख में संतान भी है। तो अगर माँ अगर ऐसे भूल चुकी है इन सारी जिम्मेदारियों में, तो वह माँ और संतान का जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस ठीक से नहीं हो रहा है, वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, वो जो पीस और स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी जो माँ के माध्यम से बेबी को जाने, वो कई सारी चीज़ें जा ही नहीं रही है। बिकॉज माँ सिर्फ फिजिकली बेबी के संग कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्शंस ही नहीं बन रहे हैं। और इमोशनल कनेक्शंस ना बनने की वजह से शायद आजकल मैं कह रहा हूँ कि जो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न एक वही है कि माँ को आज 9 महीने का नेचर ने बेबी को डेवलप करने के लिए दिया हुआ जो समय है, वो डिज़ाइनर बनकर जो माँ को समय दिया हुआ है, वो अगर माँ उस बेबी को नहीं दे रही है, वो पिता उस बेबी को नहीं दे रहे, तो शायद ये बेबी भी जन्म के बाद में इस माता पिता को वो समय नहीं देने वाले। बिकॉज आपका वो इमोशनल कनेक्शन बॉन्डिंग ही नहीं बन पा रहा है, आपने किया ही इमोशनल नहीं। कनेक्ट बाहर आने के बाद बनता है, नहीं? नो, इमोशनल कनेक्ट अंदर बनता है। जैसे कि आप अच्छा। अगर देखेंगे, मेरे पास में हज़ारों वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे 3 महीने के, 2.5 महीने के बेबीज़ इतने अच्छी तरह से बेबी के संग कनेक्टेड है। जैसे माँ बोल रही है, 3 महीने का बेबी बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। माँ अगर गौरव बोल के उस बेबी को बोल रही है, तो बेबी भी गौरव बोल के वापस रिप्लाई कर रहा है। हाँ। माँ ओम बोलने के लिए पिता ओम कह रहे हैं, बेबी भी ओम बोलकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। 3 महीने का बच्चा। 3 महीने का बच्चा, और ऐसा एक दो नहीं बल्कि हज़ारों बच्चे में आज वैसे वीडियोस हमारे पास में है जो माँ और पिता ने दिए हुए। सो वो रिस्पॉन्स, बिकॉज जैसे 3 इडियट मूवी में हमने देखा था, ऑल इज़ वेल बोलने के बाद वो बेबी किक कर रहा है। सो वो कनेक्शंस वहाँ पे डेवलप होते हैं। सो बेबी समझ रहा है, बेबी को माँ की भावनाएं समझ रही है। एक वीडियो है जहाँ पे 7 सेकेंड का वीडियो है, जहाँ पे जैसे कि स्कैनिंग हो रहा है बेबी का, और स्कैनिंग होते समय माँ और पिता के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है। मतलब ज़ोर ज़ोर से कुछ, मतलब उनका डिस्कशंस हो रहा है या झगड़ा कर रहे हो। तो जब माँ और पिता चिल्ला रहे एक दूसरे के ऊपर, तो अंदर का बेबी कैसे जंप कर रहा है, बेबी के ऊपर कितना असर हो रहा है, वो स्कैनिंग के दौरान कैप्चर हो गया है। सो ये यहाँ पे हमें रियलाइज़ होता है कि यस, देखो, वो प्लासेंटा के संग जो बेबी कनेक्टेड है, उस वक्त वो बेबी कोई इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है। जब वो कनेक्शंस बना हुआ है, तब वो बेबी माँ के शरीर का हिस्सा है। जिस दिन उस कॉर्ड को काटा जाएगा, उस दिन वो इंडिपेंडेंट अलग पर्सनालिटी बनने वाली है। जब तक वो कनेक्टेड है कॉर्ड के संग, तब तक वो बेबी यानी माँ के शरीर का हिस्सा है। जैसे अभी आपका हाथ है, आप आर्टिस्ट है, लेकिन आपका मूड नहीं है कुछ लिखने का, कुछ आर्ट करने का, तो आपका हाथ काम नहीं करने वाला है। बिकॉज आपके इमोशंस का जैसे आपके हाथ के ऊपर असर हो रहा है, सिमिलरली माँ के इमोशंस का उस कॉर्ड से जुड़े हुए बेबी के ऊपर भी असर हो रहा है। और इसलिए यहाँ पे जागरूकता से सारी फैमिली ने मिलकर, माँ ने तो करना ही करना है, फर्स्ट रोल माँ का है, माँ का डायरेक्ट रोल है, पिता इन लॉज या सोसाइटी का इनडायरेक्ट रोल है। पिता का पहला डायरेक्ट, पिता के 2 रोल है, एक डायरेक्ट रोल है दैट इज़ बीज देने का, एंड सेकेंड रोल पिता का या इन लॉज का या सोसाइटी का है कि उस माँ को अच्छा एनवायरनमेंट देने का। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जब वो बहू प्रेग्नेंट होती है, पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस वक्त उल्टा ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है।
उनको कुछ टॉन्टिंग किया जाता है, और ये सारे चीज़ों से उनका मानसिक संतुलन और भी बिगड़ जाता है। जब माँ गिव अप की हुई है, माँ रो रही है, माँ स्ट्रेस में है, माँ टेंशन में है, तब क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल जो निर्माण हो रहा है, हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, वो हार्मोन की वजह से बेबी का ग्रोथ रुक रहा है। मतलब ब्लड फ्लो जो हो रहा है कॉर्ड के माध्यम से बेबी तक, वहाँ उस ब्लड फ्लो के माध्यम से जो कॉर्टिसोल बेबी को प्राप्त हो रहा है, उसकी वजह से बेबी क्या कर रहा है, अपने आप को सिकुड़ रहा है, बेबी के डेवलपमेंट रुक रहे हैं, और उसका बहुत गलत इम्पैक्ट उस बेबी के ऊपर हो रहा है। माँ घबरा रही है, इनडायरेक्टली बेबी भी घबरा रहा है, इनडायरेक्टली बेबी भी घबरा रहा है। सो वैसा ही मतलब पर्सनैलिटी लेकर वो बेबी जन्म लेगा। बेबी अगर करेजियस चाहिए तो माँ भी करेजियस होनी जरूरी है। जी। उस तरह का मतलब माँ भी वो स्पॉन्टेनियस हैप्पी माँ का भी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए इस पूरे 9 महीने के दौरान हम क्या करते हैं, जब लोग जुड़ जाते हैं, पहले तो उनको अवेयरनेस देते हैं कि ये 9 महीने ऑर्डिनरी नहीं है, आप इनको इग्नोर मत करो। मैं यहाँ पे हमेशा बताता हूँ कि एक बार डिलीवरी हो गई और डिलीवरी के बाद में अगर उस माँ को, उस पिता को पता चला कि मेरे बेबी का कुछ डेवलपमेंट ठीक नहीं है, या मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक नहीं है, या ग्रास्पिंग कैपेसिटी है नहीं है, आज अगर देखेंगे ओसीडी, एडीएचडी, या मतलब ऑटिस्टिक बेबीज़ बहुत सारे जन्म ले रहे। सो अगर ऑटिज़म या ऐसे गतिमंद मतिमंद ये सारे अनेक प्रॉब्लम्स आ रहे, ऐसा अगर आपका बेबी बन गया, तो क्या आप बेबी को डेवलप करने के लिए वापस यूट्रस में डाल डाल सकते हैं? उस बेबी को वापस नहीं डाल सकते। करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी 1 मिनट के लिए भी ये बेबी वापस आपके यूट्रस में कभी भी नहीं आने वाला है। एक बार कॉर्ड काट दी तो वो इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन चुकी है, बाद में कुछ नहीं कर सकते। सो जब तक है अंदर, तब तक आप सपोर्ट करो, तब तक आप कुछ करो। वो 9 महीने का पूरा समय उस बेबी को दे दो, ताकि ये बेबी एक बार बन गया तो शायद आपको जन्म के बाद में उस बेबी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो करना है अभी करो, यही वो समय है जहाँ पे एक पर्सनालिटी को आप बेस्ट बना सकते हैं। प्रोसेस प्रोसेस एंड प्रोसेस। तो ये अवेयरनेस देने के बाद में हम ये बताते हैं कि ब्रेन डेवलप करना है तो आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है, आपको सेंसरी ऑर्गन्स ग्रास्पिंग कैपेसिटी बेबी का बढ़ाना है तो ये एक्टिविटीज़ करनी है, माँ को अपने आप को पीस एंड स्टेबिलिटी, हार्मोनल बैलेंसेस कैसे करने हैं उसके बारे में कुछ गाइड किया जाता है। आपको अगर हार्मोनल बेबी पीसफुल और स्टेबल चाहिए तो आपको भी पीस एंड स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इसके लिए आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। ऐसा ये पूरा हम उनको ऐसा ये पूरा प्लान बनाकर हम उनको देते हैं, और मंथ वाइज हर वो उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट कैसा करते हैं, वी नो कि हार्मोनल बैलेंसेस होने ही वाले हैं, और वो हो रहे हैं तो जैसे कि ये मूड स्विंग्स होता है, आज माँ हैप्पी फील कर रही है, कल वो हैप्पी फील करेगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो ये अप एंड डाउन्स मूड स्विंग्स होने वाले हैं, लेकिन ऐसे समय में भी जब वो डाउन है तब उनको कोई ना कोई पुश करने वाला चाहिए, उनको मोटिवेट करने वाला चाहिए। तो वैसा हमने सिस्टम बनाया है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन है, ऐप के माध्यम से ये 90 मिनट का टास्क हमने उनको दिया है, जो 10-15 मिनट का टास्क रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट ऐसे टास्क है। दिन भर 24 आवर्स में ये माँ अपने समय से जब चाहे वो 5-5, 10-10 मिनट के टास्क कंप्लीट करके पूरे दिन में 90 मिनट का समय दे सकती है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमने उनको कोऑर्डिनेटर्स प्रोवाइड किए, ताकि जैसे हम जानते हैं कि वो कई बार लोनली फील करती है, कई बार स्ट्रेस्ड फील करती है, कई बार मतलब उनके मूड स्विंग्स हो रहे, तो ऐसे कंडीशन में कोई तो चाहिए उनको सपोर्ट करने वाला। कई बार हस्बैंड कई आर्मी में है, कई और जगह पे है, तो हस्बैंड भी उनके संग है नहीं है, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, तो ऐसे समय पे उनको कोई तो सपोर्ट चाहिए। इसलिए हमने कोऑर्डिनेटर्स प्रोवाइड किए, ताकि वो जब चाहे उस कोऑर्डिनेटर से बात कर पाए, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, या हमारे कोऑर्डिनेटर्स उनसे फॉलोअप ले पाए, आपका हो रहा है, किया नहीं किया, टास्क चल रहे, मतलब उनको बार बार अवेयरनेस हम दे रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, जहाँ पे कम्युनिटी हमने बनाई है, जैसे मान लो कोई महिला 3rd ट्राइमेस्टर में है, तो 3rd ट्राइमेस्टर की हज़ारों माएँ उनके संग हैं, तो एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटीज़ है जो बेबी के लिए, मेरे लिए सबसे बेहतर है, या मेडिकल सपोर्ट, जैसे कि छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं,
पहले कैसे होता था कि दादी माँ या बुआ कोई ना कोई घर में बुजुर्ग रहते थे जो कुछ आपको गाइडेंस किया करते थे। जहाँ पे आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, हम जॉब कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में छोटे मोटे डाउट होते हैं लोगों को कि ये करे या ना करे, वो करे या ना करे, ये खाए या ना खाए। तो हरदम आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में नहीं जा सकते छोटे छोटे डाउट के लिए। और डाउट मन में अगर रख कर आप आगे बढ़ रहे, तो आप घबरा कर, मतलब खुलकर वो 9 महीने आप जी नहीं रहे। मन में डाउट है, कुछ खा लिया और मन में डाउट निर्माण, अरे क्या होगा, अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सो ये जो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये जो लिटिल वाइज है, ये लिटिल वाइज इट सेल्फ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम्स। तो इस या वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे। और शायद जैसे कोई माँ है जो प्रेगनेंसी के दौरान उसके पहले उनका एक्सपीरियंस रहा है मिसकैरेज का या अबॉर्शंस का, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब कंसीव करते हैं तो पहला डाउट उनके मन में वही आना शुरू हो जाता है, यार लास्ट टाइम मिसकैरेज हुआ था, अभी तो मिसकैरेज नहीं होगा, अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये डाउट की वजह से माँ घबरा रही है, माँ गिव अप कर रही है। एंड जैसे इमोशंस होंगे, बॉडी या बॉडी सेल्स वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर वैसी ही चीज़ें घटना मतलब घट जाती है, वैसा ही सेम एक्सपीरियंस वापस हो जाता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस को, वो जो प्रीवियस लिटिल वाइज जो मन में है, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उनको वो कॉन्फिडेंस देना, उनको राइट नॉलेज देना, उनको राइट गाइडेंस देना। तो हमारे डॉक्टर्स हैं आज अनेक, तो उनको राइट गाइडेंस प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनके छोटे मोटे क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, तो उनको कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है। सो फैमिली जैसा सपोर्ट, घर जैसा सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। और उस वजह से फिर उनका प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। हमने, जैसे मैंने कहा कि फैमिली में पति का रोल, इन लॉज का रोल, इवन सोसाइटी का जो रोल है, तो हम यहाँ पे फैमिली को पूरा उस तरीके लिए इन्वॉल्व करते हैं, उसके पति को इन्वॉल्व करते हैं कि आप संडे के दिन ये एक्टिविटीज़ एक साथ करो। सो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जहाँ पे माँ खुश हो जाए। तो पति जब इस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं, इन लॉज जब उस एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये स्त्री पहली बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स इतना अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे, इतना अच्छा मुझे केयर कर रहे। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे उनकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्ट्रेस एंड सफरिंग होनी थी, वहाँ पे उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है, उनका हैप्पीनेस बढ़ जाता है। और माँ का हैप्पीनेस बढ़ गया, इनडायरेक्टली बेबी का हैप्पीनेस बढ़ गया। सो बेबी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छा हो रहा है। सो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हो रही है, तो प्रेगनेंसी सुरक्षित बन जाती है एंड बेबी के ऊपर भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ जाता है। एंड अमेजिंग उसके जो रिजल्ट्स है, जैसे मैंने कहा कि आज तक 39 बेबीज़ है जिन माँओं ने शुरुआत से ये सारी चीज़ें फॉलो की। उन माँओं के बेबीज़ 39 बेबीज़ अभी तक है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। जैसे कि WHO का जो हमारा माइलस्टोन चार्ट WHO देता है कि डिलीवरी के बाद बेबी ने कौन से माइलस्टोन कब कितने एज में अचीव करने चाहिए, उसके अगेंस्ट ये बेबीज़ बहुत पहले वो माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। ग्रास्पिंग कैपेसिटी के लिए कुछ बेबीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए इन बेबीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और जैसे मैंने बताया कि हज़ारों बेबीज़ हम आज दिखा सकते हैं जो अर्ली एज में 3 महीने की उम्र में, 4 महीने की उम्र में बात कर पा रहे हैं, कुछ शब्द बोल पा रहे हैं। सो ये रिजल्ट्स है, आई कैन से रिजल्ट्स, यानी आपने प्रोसेस के दौरान काम किया, आउटकम आपको दिख रहा है। डॉक्टर विष्णु, आप जब बता रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा था कोई मैजिशियन बात कर रहा है कि 3 महीने का बच्चा बोल रहा है। और मतलब ये सब हम कभी आ भी जाए ना वीडियो, तो मुझे यकीन नहीं होता इन चीज़ों पे। एंड जो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 2-3 चीज़ें बोली। एक तो मुझे ये अच्छा लगा, आपने कहा कि जो प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन है, वो एक बीमारी नहीं है, आपने उसको सेलिब्रेशन बना दिया है। एग्जैक्टली। है ना? पूरी फैमिली इन्वॉल्व्ड है उसमें, वो तो बहुत बेस्ट चीज़ है। लेकिन जो दूसरा आपने एक और पॉइंट टच किया था अभी ऑटिज़्म के ऊपर, या और भी जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, वैसे प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है कि लोगों को कंसीव करने में ही प्रॉब्लम है। या आईवी वगैरह, आईवीएफ वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद बच्चा कंसीव भी हो जाए, तो लोगों को ये डर है कि ये बच्चा मेंटली कैसा होगा। क्योंकि अभी की जो स्टडी है, जहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो वर्किंग है, क्योंकि जॉब्स भी बहुत डिमांडिंग है, या तो उस केसेस में बच्चों के ज़्यादा चांस हैं ऑटिस्टिक होने के। आप देख लीजिए, हर गली में एक ऑटिस्टिक सेंटर बच्चों के लिए खुल रहा है। या
तो ये गर्भ संस्कार अगर कोई करे तो, क्योंकि ऑटिज्म पता नहीं चलता है 2 साल तक, जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक कोई नहीं बता सकता ये बच्चा नॉर्मल है या ऑटिस्टिक है, तो ये कैसे हेल्प कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं लोगों का पेन देख चुका हूँ। जी। मतलब आज जिनको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल जाती है ना, वो कपल सेलिब्रेशन मोड में चला जाता है, बहुत खुश होता है। लेकिन ये जो उनकी खुशी है, जब बेबी जन्म लेता है, जन्म के बाद में फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स में, सफ़रिंग में चला जाता है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के बाद, जैसे प्रेगनेंसी के 9 महीने में हमने अभी बात किया है कि हम फिज़िकल ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे हैं। हम्म। अंदर जो मेंटल बेबी का जो माइंड बन रहा है, उसके ऊपर हमारे पास में कोई मेजरमेंट है नहीं है। वो पता चलता है डिलीवरी के बाद में ही। और डिलीवरी के बाद में अगर एडीएचडी या ऑटिस्टिक बेबी है, हम्म। तो फिर उस माता पिता का सफ़रिंग, मतलब मैंने देखा है, मैं जब आज बोल रहा हूँ कि 9 महीने का समय नेचर ने आपको दिया है, वो समय बेबी को दे दो, जॉब बाद में कर सकते हैं आप, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन लोग यहाँ पे नहीं सुनते। प्रॉब्लम आने के बाद, बेबी ऑटिस्टिक है, फिर माँ जॉब छोड़ रही है, फिर पिता जॉब छोड़ रही है, या फ्रस्ट्रेटेड है, फिर सारा मतलब हॉस्पिटल्स, ये वो थेरेपी सेंटर्स, हर कोई वहाँ पे भाग रहा है फिर। और मतलब आपने तो कहा कि मतलब जॉब भी क्या छोड़ना है, 90 मिनट्स का आपका है। यस, ईज़ी है, वो कर सकते हाँ हैं। जी जी जी। बट लोगों को वो प्रायोरिटी पता नहीं चल रही कि हम्म। समय के साथ में ही कुछ चीज़ें बनती है, समय के बाद में नहीं बनती। वो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना कि सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान समय है। तो ये 9 महीने का बलवान समय जो है, आपके बेबी को बलवान बनाने के लिए मिला हुआ है। वहाँ पे समय नहीं देंगे तो डिलीवरी के बाद में आपको भागना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। चलो माता-पिता तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो बेबी भी सफ़र कर रहा है, और बेबी लाइफ टाइम के लिए सफ़र कर रहा है। सो आप 9 महीने सैक्रिफाइस करेंगे तो शायद बेबी का जीवन भर का सफ़रिंग रुक सकता है। सो ऑटिज़्म के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऑटिस्टिक के ऊपर, ऑटिज़्म के ऊपर थेरेपी जो करते हैं, उन लोगों का मैंने कुछ इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला, हमने डिस्कशन किया कि वाई ऑटिज़्म का ये परसेंटेज बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का अगर हम अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर कुछ आंकड़े निकाले, 11 to 15% रेंज है जो बेबी ऑटिज़्म के प्रॉब्लम से। सो 11 या 15% के बीच में इतना बड़ा आंकड़ा है आज का ये। सो इतने ज़्यादा तादाद में ये बेबीज़ ऑटिस्टिक निर्माण हो रहे हैं। उस माँ से जब मैं सॉरी उस मयूरी मैम बोल के हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। ऑटिज़्म के ऊपर वो काम करते हैं। तो मैंने पूछा, स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या रीज़न है ऑटिज़्म का। माँ जो मयूरी मैम है, वो आज ऑटिज़्म के ऊपर काम क्यों कर रही है? क्योंकि उनका खुद का बेबी ऑटिस्टिक था। तो जो सफ़रिंग उन्होंने किया, उन्होंने जो लर्निंग्स की है, अपने बेबी के लिए जो परिश्रम किया, तो वो लर्निंग बाकी लोगों को देना चाहते थे ताकि बाकी लोगों का सफ़रिंग कम हो। तो जब हम डिस्कस कर रहे, तो माँ ने वही बताया कि माँ का जो स्ट्रेस है प्रेगनेंसी के 9 महीने में, माँ का जो लाइफ़स्टाइल है प्रेगनेंसी के 9 महीने में, यही ज़िम्मेदार है उस ऑटिस्टिक बेबी को निर्माण करने के लिए। सो ये माँ का स्ट्रेस प्रेगनेंसी में कैसे कम करे? आजकल हम देख रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हर कोई वर्किंग है और ज़रूरत है दोनों ने वर्क करने की। लेकिन वर्किंग प्रेशर जो है, वर्क एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, घर का जो प्रेशर है, वो भी आपको प्रेशराइज़ कर रहा है। एंड जो जागरूकता से कोख के संतान के ऊपर आपका फोकस, 9 महीने नॉर्मली लोग, मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट ने दी है आपको, कंपनी ने दी है, लेकिन मैटरनिटी का लीव का इस्तेमाल कब कर रहे हैं हम? प्रोसेस के दौरान, जब बेबी बन रहा है तब नहीं कर रहे, बनने के बाद में कर रहे हैं। हम्म। वाई? अगर अर्ली फोकस करेंगे तो ये कई सारी चीज़ें आपको, मतलब आपका बेबी सिक्योर हो रहा है, इसलिए अर्ली टाइम देना ज़रूरी है। आज मुझे लगभग 5.5 साल हो गए इस गर्भ संस्कार के विधि को हम फॉलो कर रहे हैं। 35,000 से भी अधिक माएँ 9 महीने के इस जर्नी में हमारे साथ में जुड़ी है। लगभग 3 लाख माँओं ने हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है। जो 35 में से ऑलमोस्ट 32,000 बेबीज़ जन्म ले चुके हैं, एंड अभी तक एक भी केस हमारे पास में नहीं है जो यहाँ पे मतलब रजिस्टर हुआ नहीं है कि जिस माँ ने बताया कि मेरे बेबी को ऑटिज़म है। मतलब 32,000 में नॉट अ सिंगल केस।
कि मेरा बेबी ऑटिस्टिक बना है या मेरे बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स है। सो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है, इस प्रोसेस का इम्पैक्ट है। माँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ का, पिता का 9 महीनों को देखने का नज़रिया यहाँ बदलना ज़रूरी है आज। अब ये तो पूरे 9 महीने का प्रोसेस बताया आपने, लेकिन अब कोई 7वें महीने में भी होगी अभी और वो सुन रही है ये पॉडकास्ट, वो मतलब जिनका 1-2 महीने बचे हैं, अभी अगले महीने ही डिलीवरी है, वो क्या करे? गुड क्वेश्चन। ये सुनते वक्त उन लोगों को रिग्रेट फील होता है कि हाँ यार जी। हमें पहले क्यों नहीं मिला ये, हमको हाँ। आज पता चल रहा है। अभी तो हुँ, 30 दिन बचे, अभी तो 40 दिन हुँ, बचे। तो उन लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यस, आप देर आए फिर भी दुरुस्त आए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिलीवरी के बाद 1 मिनट भी हम परचेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको 40 दिन तो है बचे हैं। तो जैसे 10th का एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पहले दिन से पेपर तक, बोर्ड के एग्ज़ाम तक हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ घंटे देकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो साल भर पढ़ाई नहीं करते, लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करते हैं और फिर भी नियर अबाउट अच्छे खासे मार्क लाते हैं। सो सिमिलर वे, जो माँ आज लेट हमें सुन रही है, तो आपने शुरुआत से अगर किया होता तो आपको प्रेशर नहीं होता, ज़्यादा लोड नहीं होता। बस 90 मिनट्स हर दिन देकर, डिलीवरी तक हर दिन 90 मिनट्स देकर आप अपना मतलब समय बेबी को बेहतर बनाने के लिए दे सकते थे। आज अभी आपको लेट पता चल रहा है, तो जैसे आखिरी एग्ज़ाम के कुछ मंथ में समय देकर ज़्यादा पढ़ाई कर कर जैसे कुछ रिकवर करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जिनका समय कम बचा है उन्होंने अभी ज़्यादा समय देकर बहुत सारी कुछ चीज़ें रिकवर करने का प्रयास करना है और रिकवर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हरियाणा से एक मैम जुड़ी थी, स्वाति मेंढीरट्टा बोल के मैडम है, जी। कमर्शियल पायलट थी। तो जब वो ऑनलाइन मुझे सुन रहे थे, वेबिनार में आए थे, उन्होंने सुना, उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मुझे तो समय देना चाहिए। मतलब लकीली उनको समय था, फ्लाइंग बंद था, उनको तो समय था। तो लास्ट 2 महीने में वो जुड़ चुके थे, 8 और 9th। सो 2 महीने रिगरसली 4-4, 5-5 घंटा उस माँ ने हर रोज़ इन सारी एक्टिविटीज़ को करने में बिताया। डिलीवरी हो गई 2 महीने के बाद, लड़की हो गई, रोहाना जिनका नाम है। तो वो पहली बेटी है हमारे यहाँ पे जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने चौथे महीने में। सो किसके लिए बने? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास्पिंग पावर के लिए। सो 150 से भी अधिक पिक्चर्स वो बेबी आइडेंटिफाई करती थी 4 महीने के एज में। सो तो इट इज़ पॉसिबल। ये एक एग्जाम्पल है कि लास्ट के 2 महीने भी आप कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ बेहतर परिवर्तन प्राप्त होने वाला है। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो फिर सफरिंग ही है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जिस मतलब अभी बच्चा हो गया जिसका, ठीक है? उनका क्या टू लेट का बोर्ड लगेगा अब? या आप उसमें भी कुछ बोल सकते हैं? क्योंकि वो बच्चा अभी सी, पैदा ही हुआ है जस्ट। मतलब पहली बात तो यस, इट्स टू लेट बट नॉट दैट मच लेट। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वापस ये ग्लास का एग्जांपल लेता हूँ। इसका कैपेसिटी बन रहा था, जब ये ग्लास बन रहा था तो कितने ml का बनना है, इसका कितना कैपेसिटी होगा, वो वहाँ पे डिसाइड हुआ था। सो बनते समय अगर हम समय देते तो शायद इसको, ये मान लो कि 200 ml का है, बनते समय हम चाहे इसको 500 ml का बना सकते थे, 1000 ml का बना सकते, बनते समय वो चांस था। अभी बन गया, 200 ml ही बाई बर्थ कैपेसिटी बनी है। 2 चांस है, रिमेनिंग 20% ब्रेन का डेवलपमेंट कब हो रहा है? डिलीवरी के बाद पहले 6 साल तक हो रहा है। तो उस 6 साल के दौरान माता पिता पेरेंटिंग के माध्यम से जैसे उनके कुछ डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं 6 साल तक। लेकिन एक वहाँ पे होता है कि जो कैपेसिटीज़ लेकर आए हैं, उन कैपेसिटीज़ को 10 जगह पे यूज़ नहीं करना है। वो सारी कैपेसिटी एक ही चीज़ में इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 200 ml का अभी बन गया, तो इसमें हम चाहे तो अनेक चीज़ें डाल सकते हैं, कंकर डाल सकते हैं, कुछ और कुछ डाल सकते हैं, सोना डाल सकते हैं। सो सारी चीज़ें भरेंगे तो किसी एक चीज़ की पूरी 200 ml की क्वांटिटी नहीं होगी। ये 10 ग्राम होगा, वो 20 ग्राम होगा, वो कुछ होगा, वो कुछ होगा, ऐसा अलग-अलग बैठ जाएगा। लेकिन अगर 200 ml एक ही क्वांटिटी डालेंगे तो शायद वो पूरा कैपेसिटी इस एक चीज़ के लिए यूटिलाइज़ हो चुका है। जैसे इसके ऊपर मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, मान लो बेबी
को क्रिकेट के बारे में हमने ज्ञान देना शुरू किया है। उनका कैपेसिटी जो बना है वो सारा कैपेसिटी सिर्फ क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किया। तो ये बेबी कैपेसिटी कम होने के बावजूद भी क्रिकेट में बेस्ट बन सकता है। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 2 हार्ड डिस्क है, एक 10 GB का हार्ड डिस्क है और एक 1 TB का हार्ड डिस्क है। 1 TB का हार्ड डिस्क यानी जिस माँ ने ग्रास्पिंग कैपेसिटी के लिए, बेबी के बाई बर्थ कैपेसिटी के लिए गर्भ संस्कार किया है, बेबी की कैपेसिटीज़ बहुत बेहतर बनाई है और अभी उनका कैपेसिटी कितना है 1 TB का है। और ऐसी माँ जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनका कैपेसिटी सिर्फ 10 GB है। फ़र्क है क्या दोनों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन हुआ क्या, जिनका 1 TB कैपेसिटी है उन्होंने क्या किया है, 1000 चीज़ें, जैसे 2 GB का ये भरा है, 3 GB का ये भरा है, 4 GB का ये भरा है, ऐसे 2 4 5 GB का सब कुछ ऐसा स्कैटर्ड वैसे सारा मटेरियल भरा हुआ है जो अनेक चीज़ों के बारे में भरा हुआ है और 1 TB पूरा कैपेसिटी भर दिया। लेकिन जिनका ये 10 GB है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोकस किया और एक ही चीज़ को 10 GB से भर दिया। मतलब मान लीजिए उनको क्रिकेट में करियर करना था, उन्होंने क्रिकेट के बारे का सारा नॉलेज भर दिया, 10 GB है। सो कंपैरिजन अभी करेंगे तो इनका 10 GB कैपेसिटी था, 10 GB के 10 GB एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में भरा हुआ है और इनका 1 TB था जिनका 2 3 4 GB ऐसा मिलकर स्कैटर्ड वे से भरा हुआ है। अब पावरफुल कौन है? ये 1 TB वाला पावरफुल नहीं है, 1 GB वाला 10 GB वाला पावरफुल है, क्योंकि उनकी पूरी कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी उनकी है। जितनी भी कैपेसिटी, वो पूरी कैपेसिटी एक ही चीज़ में इस्तेमाल की गई है, तो ये पावरफुल बन सकता है। सो ये पेरेंटिंग में आता है बाद में। सो वो कैपेसिटी जो बाई बर्थ मिले उसका इस्तेमाल कैसे करना है, स्कैटर्ड वे से करना है, मल्टीपल थिंग करने में करना है, या एक ही चीज़ करने के लिए फोकस करना है। तो वो पेरेंटिंग में उसका अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो उस बेबी को भी वो आगे लेकर जा सकते हैं। और ये जो गर्भ संस्कार होता है इसमें आपने कहा था म्यूजिक या मंत्रास, इससे आईक्यू लेवल कैसे बढ़ सकता है? इसका साइंस है। साइंस कैसे मैं बताता हूँ। और 2-3 चीज़ों के लिए, नॉट ओनली आईक्यू, जैसे कि पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। सो मंत्रा या म्यूजिक्स जो है, मंत्रोच्चार करते तो क्या होता है कि मंत्र यानी क्या है, वो पर्टिकुलर साउंड है जो अगर साइंटिफिकली देखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसीज है, करेक्ट। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज होती है, और लो फ्रीक्वेंसी का जब म्यूज़िक सुनते हैं या रिपीटेटिव मंत्रस का जो फ्रीक्वेंसीज होती है, उन फ्रीक्वेंसीज की वजह से क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसीज कान के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, और उन फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, गामा, सो अलग अलग रेंजेस है। सो ब्रेन फ्रीक्वेंसी साइंस बताता है कि लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द पीस एंड स्टेबिलिटी। जितना आपका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड रहेगा उतने आप पीसफुल और स्टेबल रहेंगे, और जितना ब्रेन का फ्रीक्वेंसी हायर रहेगा उनका आपका पीस एंड स्टेबिलिटी कम रहेगा। सो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कुछ पीसफुल अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक चल रहा है, एकदम साइलेंट म्यूज़िक चल रहा है। सो 10-15 मिनट के बाद में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एकदम, मतलब हम साइलेंट हो जाएंगे, हमारे हाथों पैरों के मूवमेंट रुक जाएंगे और एकदम स्टेबिलिटी इस हॉल में पूरी तरह से एकदम शांति छा जाएगी, कामनेस आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे डीजे वाला म्यूज़िक लगाया तो क्या होगा? तो यस, ऑटोमेटिकली बैठे बैठे हम हाथ पैर हिलाना शुरू करेंगे, मूवमेंट होंगे, कुछ लोग डांस करेंगे उठकर। सो व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, जब हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक चला, वो म्यूजिक कान के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हाई हो गई, और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती है तो पीस एंड स्टेबिलिटी खो जाती है। सो आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी यानी आपका फोकस, आप जब फोकस्ड है तब आपको फास्ट अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो पीस एंड स्टेबिलिटी पे आप है, इसका मतलब है कि आपका फोकस बढ़ चुका है। अब जब लो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं ब्रेन के, तब ऑटोमेटिकली माँ पीसफुल स्टेबल बन जाती है, और माँ पीस और स्टेबिलिटी को अचीव करती है, यानी यूट्रस का जो बेबी है वो भी पीस एंड स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। और इस वजह से क्या होता है, फिर बेबी का कैपेसिटीज़, वो कान के माध्यम से ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है, कामनेस बढ़ जाता है,
और यहाँ पे जैसे ADHD जैसा प्रॉब्लम है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो कहते हैं हम, तो वो बहुत मात्रा में कम महसूस होता है। और ये बेबीज़ नॉर्मली डिलीवरी के बाद में क्रैंकी नहीं होते। हम आजकल देखते हैं आसपास में क्या हो रहा है कि डिलीवरी के बाद में ये माँ परेशान है, पिता परेशान है, पूरा घर परेशान है, क्योंकि ये बेबी बहुत क्रैंकी है। तो वो क्रैंकीनेस कैसे आ रहा है कि माँ ही 9 महीने स्टेबल नहीं है, तो बेबी कैसे स्टेबल मिलेगा? बेबी तो माँ के वही एक शरीर का हिस्सा था, जस्ट अभी बाहर निकला हुआ है। तो माँ के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं थी, बेबी के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं होने वाला है। सो इसलिए ये म्यूज़िक इसमें यहाँ पे म्यूज़िक या मंत्रोच्चार साइंटिफिकली बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जी। और अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा मिथ क्या है गर्भ संस्कार के बारे में लोगों के मन में? गर्भ संस्कार, पहली बात तो इसका अवेयरनेस है नहीं है, तो मिथ रहने का सवाल ही नहीं है। मिथ जो है इस प्रोसेस को लेकर है कि 9 महीने में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ग्रहण चल रहा है तो घर में ही बैठना है। ऐसे अनेक एक मतलब आपने पहले भी बोला कि लोग सोचते हैं रिलीजियस कुछ है, या राइट? सो इस प्रोसेस को साइंटिफिक वे से देखा नहीं जा रहा है। लेकिन जो लोग आज मुझे सुनते हैं, मैं आज बहुत मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि अनेक मुस्लिम माएँ, आज सैकड़ों मुस्लिम माएँ 9 महीने के जर्नी में हमारे साथ में जुड़ चुकी है। इवन ऑल कास्ट एंड रिलीजन के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जो अपने संतान को बेहतर बनाने के लिए कोख के दौरान ही समय दे रहे हैं। सो मैं कभी भी इसको किसी जाति धर्म से कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही भी बताया कि बेबी बनने का जो प्रोसेस है वो नेचर ने अलग नहीं बनाया। आप हिंदू है तो आपका अलग बनेगा, आप मुस्लिम है तो आपका अलग बनेगा। बेबी बनने की प्रोसीजर तो सेम है जो नेचर ने दी है। इसलिए सिमिलर काइंड ऑफ वे अगर वो साइकोलॉजी बदली जाएगी 9 महीने में, माँ अगर हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट बनेगी, तो डेफिनेटली इस प्रोसेस का उस बेबी के ऊपर अच्छा असर हमें देखने के लिए मिलेगा। जी। और ये कौन से और दूसरे देशों में है? चलो इंडिया में तो या गर्भ जब संस्कार। हमने इसका रिसर्च चालू किया था 2020 में, हम्म, तो हमने अनेक देशों में अलग अलग एक्टिविटीज़, इस प्रोसेस को क्या फॉलो की जा रही है उसके बारे में हमने रिसर्च किया था। और तब पता चला कि इज़राइल अगर हम आज भारत की तुलना में अगर देखेंगे, तो क्वांटिटी वाइज बहुत कम देश है। मतलब आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 1.5 से 2% आबादी अभी इज़राइल की है भारत देश के तुलना में। जी। लेकिन इज़राइल का ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो आज पूरे विश्व में भारी है। मतलब इज़राइल आज टेक्नोलॉजी वाइज, नॉलेज वाइज, हर हर क्षेत्र में इज़राइल आज विश्व में सबसे अलग ऊंचाइयों के ऊपर है। उसका रीज़न क्या है? डॉक्टर स्टीफन रीप जी का एक रिसर्च है, वो उन्होंने रिसर्च किया कि वाई आज इज़राइल की आबादी इतनी कम है, लेकिन इज़राइल का जो ग्रोथ है वो इतना बड़ा कैसे और क्यों? जब उन्होंने रिसर्च किया तब पता चला कि आज इज़राइल में जन्म लेने वाली जो संतान है वो बाय बर्थ ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बनकर बर्थ ले रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हर घर में, हर गर्भवती माँ फॉलो करती है इसे। अच्छा। वो प्रीनेटल डेवलपमेंट प्रोटोकॉल क्या है कि 9 महीने के दौरान माँ जैसे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, सेंसरी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए अनेक गतिविधियाँ कर रही है। वो कंपलसरी, जैसे हम क्वारंटीन लॉकडाउन के दौरान थे, वैसे वो माँ क्वारंटीन होकर उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पूरे सोसाइटी में दिया जा रहा है। हर घर की उस गर्भवती माँ को पॉजिटिविटी प्रोवाइड की जा रही है। एंड दैट्स द रीज़न कि जन्म लेने वाली हर एक वो संतान जन्म के साथ में ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है। एंड दैट्स द रीज़न कि इतनी कम आबादी रहने के बावजूद भी आज वो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे आज वो देश मतलब विश्व के ऊपर राज कर रहा है। मैं आपका एक वीडियो देख रही थी, आपने एक बहुत अच्छा उसमें फ्रेज बोला है कि अगर शिवाजी जैसा बेटा हम्म चाहिए तो माँ भी वैसी चाहिए। या एग्जैक्टली, क्योंकि मैं हर स्त्री को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे एक साइंस पता चला है कि पिता कुछ नहीं करता है, पिता सिर्फ बीज देने का काम करता है। परिवर्तन जो है विश्व में, परिवर्तन जो है वो परिवर्तन एक स्त्री ही ला सकती है, क्योंकि स्त्री के माध्यम से जन्म लेने वाला बेटा हो या बेटी हो, वो किसके माध्यम से जन्म ले रहे? पिता ने तो सिर्फ बीज दिया था, लेकिन उस बीज को स्वभाव स्वरूप, संस्कार और कैपेसिटी का ये वरदान माँ प्रदान कर रही है। और इसलिए माँ अगर चाहेगी, सोचेगी, जिद करेगी,
इस 9 महीने के दौरान अगर फोकस करेगी तो जन्म लेने वाली हर एक वो संतान, बेटा हो या बेटी हो, वो बहुत ही बेहतर होगी। तो इस विश्व को बेहतर बनाने का काम ये माँ करती है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आया हूँ कि जिस घर की माँ ग्रेट है, उस ग्रेट की उस जिस घर की माँ ग्रेट है, उस घर की हर एक वो संतान ग्रेट है, वो समाज ग्रेट है, वो देश ग्रेट है, जब माँ ग्रेट होती है। तो इसलिए माँ का ग्रेट होना ज़रूरी है। इतिहास के अनेक उदाहरण हम जानते हैं, जैसे अभिमन्यु जी का हमने उदाहरण गर्भ संस्कार के बारे में देखा। स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने 9 महीने के दौरान गर्भ संस्कार की, इसलिए स्वामी जी अलग बने। और सबसे बेहतर उदाहरण जो अभी हम जानते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। सो छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बने? बाई चांस नहीं बने, वो बाई चॉइस बने। और किसकी चॉइस थे? माँ और पिता की चॉइस थे। सो माँ और पिता ने पूरे जानबूझकर, मतलब संतान के बर्थ के पहले ही उनको पता था कि हमारे संतान को क्यों आना है, जन्म के बाद में क्या करना है। सो उन्होंने उस प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो किया, 9 महीने में फोकस किया, और उसी का नतीजा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी संतान बनी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अगर देश को बेहतर बनाना है तो पहले इस देश की हर गर्भवती माँ को बेहतर बनना होगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी संतान को पाना है तो पहले हर माँ को जिजा माँ बनना होगा। जिजा माँ ने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को ही बनाया ऐसा नहीं है, जिजा माँ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तो बना ही बनाया, इवन संभाजी महाराज को भी बनाया। सो वो एक माँ थी। आज क्यों नहीं है वैसी संतानें? आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी संतान क्यों नहीं है? क्योंकि जिजा माँ जैसी माँ नहीं है। जब तक वैसी माएँ नहीं बनेगी, तब तक ऐसी ग्रेट संतानें इस विश्व में नहीं प्राप्त होगी। और इसलिए माँ का ग्रेट बनना ज़रूरी है, माँ का फोकस होना ज़रूरी है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि माँ क्या है? माँ डिज़ाइनर है। आज हम कार बनाते हैं, कंपनी में डिज़ाइन करते हैं। सो कार का बेहतर बनना उस डिज़ाइनर के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही संतान का बेहतर बनना इस माँ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हर घर की वो माँ ग्रेट होनी चाहिए। माँ पहले से ही ग्रेट है। नेचर ने उसको, मतलब पिता को वो 9 महीने का समय नहीं दिया है। स्त्री के अंदर इतने सारे स्त्री के रूप है, इतनी सारी शक्ति है स्त्री के अंदर, वो माँ की शक्ति है। और वो आज के स्त्री को पता होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर उसका अवेयरनेस उस माँ को पता चल गया और माँ ने अगर मतलब जिद की, तो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी संतानें हर हर घर में हर माँ के कोख से जन्म ले सकती है। और ये गर्भ संस्कार से देश निर्माण डेफिनेटली होगा। हम्म, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था ना, तब मैं सोच रही थी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी, अंधविश्वास है, ये क्या है, और आपने इसको प्योर साइंस के उसमें समझाया। एक्चुअली मुझे जो समझ में आया है वो इस तरह से समझ में आ रहा है कि जो एपिजेनेटिक्स में जो भी चल रहा है, रिसर्च चल रही है, इवन एआई और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ ये बोलने लगे हैं कि हम जैसा सोचते हैं और मैनिफेस्टेशन, या है ना, वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली देख सकते हो होते हुए। यस, और आई थिंक गर्भ संस्कार भी वही एक वही एक विधि है। जी एग्जैक्टली। जी मैनिफेस्ट, माँ भी तो मैनिफेस्ट ही कर जी। रही है। माँ जब विजुअलाइज कर रही है तो कोख के संतान से इमोशनली कनेक्ट हो रही है। कोख के संतान के उस हर एक ऑर्गन को डेवलप होते हुए देख रही है। सो मैं बीच में बता रहा था ना कि जो बेबी बन रहा है कोई बाहर से आकर नहीं बना रहा है। बाहर से तो बीज आ गया, लेकिन अभी बीज जब ग्रो हो रहा है, हाथों पैरों की डेवलपमेंट हो रही है, सारे अंगों की डेवलपमेंट हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो तो माँ का खुद का शरीर कर रहा है, बाहर से कोई आकर नहीं कर रहा है। जब माँ का खुद का शरीर उस बेबी के शरीर को निर्माण कर रहा है, तब माँ अगर कॉन्शियसली, जागरूकता से उसके ऊपर फोकस करेगी तो उसे और भी बेहतर बना पाएगी। जी। थैंक यू यहाँ आने के लिए और मेरा पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, और डेफिनेटली जो लोग सुन रहे हैं उनका तो होने ही वाला है। एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच कि आपका इतना अच्छा काम है और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अनेक माँओं को इंस्पायर करने की, या उनका जो 9 महीने का समय है उनका अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। और ये बहुत अच्छा, मतलब कार्य है। मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं और कुछ माँओं की मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।